गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। BA ऑनर्स पार्ट 2 के जो बायो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम उनके सिलेबस की बात करेंगे और उनका अगला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट यूनिट का काफ़ी सारा मटेरियल हम लोग कर चुके हैं, जिनके मैं आपको लेक्चर्स भी भेज चुकी हूँ, PDF भी, और साथ में आपको कुछ असेसमेंट भी करने के लिए दिए हुए हैं। तो आप उन असेसमेंट को भी करते रहिए और आप चेक भी उसको करवा सकते हैं। उससे आपका पूरा जो मटेरियल है वो तैयार होता जाएगा और एग्ज़ाम डेज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम इसका देखें अभी तक हमने क्या क्या किया, तो हमने जो फर्स्ट आपका टॉपिक है स्कोप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बायोज्योग्राफी, वो हमारा हो गया। एक बड़ा जो चैप्टर है हमारा बायोम्स का, वो पूरा हो गया है। ट्रॉपिकल लेवल एंड फूड चेन, ये हमारा पूरा हो गया है। इकोसिस्टम पूरा हो गया है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम पूरा कर चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा पार्ट हमने फर्स्ट यूनिट का ख़त्म कर लिया है। आज उसी के क्रम में हम एक नई चीज़ पे चर्चा करेंगे, वो है वनस्पति और पादप समुदाय या वेजिटेशन एंड प्लांट कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी शब्द जो है, समुदाय जो शब्द है, अभी तक हम उसको सामाजिक सरोकार में ही हम उसको यूज़ करते थे, उसको समझते थे। वनस्पति के विषय में हमने कभी कम्युनिटी का कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। तो आज हमें ये देखना है कि वेजिटेशन एंड प्लांट कम्युनिटी ये क्या चीज़ें हैं, सक्सेशंस क्या चीज़ है, और ये किस प्रकार से हमारा जो वनस्पति कवर है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है या हमें देखने को मिलती है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी नज़र में निरंतर आती रहती हैं, पर हम टेक्निकली उसको बहुत ज़्यादा हमने अभी कभी नहीं पढ़ा है। तो हम ये मान सकते हैं कि किसी भी निश्चित आवास में एक साथ जो पादप समुदाय या जो वेजिटेशन विकसित होता है उसे प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। ये हमें बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं कि प्लांट कम्युनिटी क्या है, कि पृथ्वी के ऊपर सभी क्षेत्रों में ये हमें पता है कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उनका एक डिसाइड सा एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के आधार पर वो हमें पाई जाती है, और इसी पैटर्न को, इसको ही हम समुदाय के नाम से जानते हैं। तो ये जो पादप समुदाय हैं ये बहुत कॉमनली हम सबको समझ में आते हैं, हम सब उसको देखते हैं, समझते हैं, परंतु आज हम उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, तब हमें अंदाज़ा होगा कि वास्तव में ये जो कम्युनिटी शब्द है ये क्या होता है और किस प्रकार से इसकी व्याख्या जैव भूगोल में की गई है। पौधों की जो प्रजातियां होती है, हम उसके जो सामाजिक समुदाय है उसको भी पादप समुदाय कह सकते हैं। मतलब जिस तरह से ह्यूमन कम्युनिटीज़ होती हैं उसी तरह से प्लांट कम्युनिटीज़ भी होती हैं, और ये जो पौधे होते हैं ये उस समुदाय की आधारभूत इकाई होती है। पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य प्रकाश को प्राप्त करते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा की सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया है, पौधे ऐसे जीव होते हैं। इसका क्या आशय है? जीव मतलब पौधों में भी एक लाइफ है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको जीव शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह से पौधों के द्वारा सौरिक ऊर्जा का, जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है हमें, उसका रासायनिक या आहार ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है, वो चेंज हो जाती है, उसका वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस ऊर्जा का जो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के सहारे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में गमन और प्रवाह होता है। अर्थात हम नीचे जो जीव की बात कर रहे थे, नीचे जो वनस्पति की बात कर रहे थे, जहाँ पे वनस्पति के लिए हमने जीव शब्द का प्रयोग किया था,
वो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से विकसित होते हैं और बढ़ते पोषण स्तर के सहारे, मतलब जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते जाते हैं वहाँ पर ऊर्जा और ऊष्मा का गमन होता है, या ये मानते हैं कि वहाँ पर एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में होते हुए जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण हो रहा है, इसीलिए सारे पोषण स्तर इस ऊर्जा के सहारे विकसित हो रहे हैं। और यह स्पष्ट है कि पौधे सौरिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य जीव जो हैं इसको अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटक जो हैं, दोनों इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम कैसे करता है कि पौधों ने डायरेक्टली सन की ऊर्जा को लिया और उसको फिर उसका फॉर्म बदलकर आहार ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तित कर कर बाकी सभी जो भी हमारे ट्रॉपिकल लेवल में जो भी हमारे जीव हैं उन सबको ट्रांसफॉर्म किया। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बिचौलिया है, एक जिसे हम कहते हैं जो बीच का एक ऐसा फैक्टर है जो सूर्य ऊर्जा को आहार ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है और इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो लाभान्वित हो रहा है। जीवमंडल के जो पौधे होते हैं उनका महत्व और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जीव भूगोल में पौधों का अध्ययन जो है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि देखिए जब ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 में जितने भी पौधे होते हैं हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूर्य के ऊर्जा के सहायता से अपना निर्माण, अपने भोजन का निर्माण और अपना विकास स्वयं ही करते हैं। हम उसमें किसी भी तरह का कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो जो हमारे लिए जो पादप भूगोल है उसको पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे पोषण स्तर का आधार है और उस आधार के ऊपर ही पूरा पोषण स्तर टिका हुआ है। इसीलिए पादप तंत्र के अंतर्गत पौधों के वर्गीकरण, कम्युनिटी डेवलपमेंट, उनका ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट, उनका विश्व वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्पर्सल या प्रसरण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और पौधों का जो प्रमुख कार्य सौरिक ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन का निर्माण करना होता है, और ये पौधे पूरे पोषण स्तर में संचरण, गमन और चक्रण इन सभी में सहायक होते हैं। मतलब ये जो हमारा आधार स्तर है, ये आधार स्तर पूरे ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को गति प्रदान करता है, और इसी की सहायता से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम वर्क करता है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम वनस्पति और पादप समुदाय की बात करते हैं, जो वेजिटेशन एंड प्लांट कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी निश्चित आवास में एक साथ विकसित होने वाले पादप समूह को पादप समुदाय कहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? अगर हम समाज में देखें तो कम्युनिटी क्या होती है? एक वो लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कुछ कॉमन होता है। हम कास्ट कह सकते हैं, एक कास्ट की सबकी अपनी कम्युनिटी होती है। एक हम उनके जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी हो गई जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए। एक होती है ओल्ड एज कम्युनिटी जिसमें सारे बड़ी उम्र के लोग आ गए। तो कम्युनिटी मीन्स कि समथिंग कॉमन इन देयर हैबिट्स और देयर स्ट्रक्चर और देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये मानते हैं कम्युनिटी क्या है, उसमें कुछ चीज़ें, उसमें कुछ पहलू जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो मोटे तौर पर पादप समुदाय की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम कुछ इसकी जो विशेषताएं मानते हैं, वो विशेषताएं क्या मानते हैं कि इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के द्वारा होता है। इनकी ऐसी प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जिसके सदस्य किसी खास आवास में एक साथ रहने और विकसित होने के लिए समर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रजातियां हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई इस प्रकार का बैलेंस कायम है जिसकी वजह से ये साथ में सम्मिलित उसमें
अच्छी तरह से रह रहे हैं, एक समर्थ जीवन जी रहे हैं। अगर इनमें आपस में स्ट्रगल की ज़्यादा होगा, स्ट्रगल की अधिकता होगी, तो इनमें से किसी एक के नष्ट होने का खतरा होगा, फिर ये वो कम्युनिटी का रूप नहीं ले पाएंगी। तो हम ये मानते हैं कि इनमें साथ विकसित होने के लिए ये प्रजातियां समर्थ होती हैं। इनके सदस्य पारिस्थितिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें एक इकोलॉजिकल रिलेशन होता है और उस रिलेशन के सहारे इनमें एक इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है कि ये साथ विकसित होते हैं। तो ये एक समुदाय की विशेषताएं होती है। और किसी भी प्रदेश में पादप समुदाय के समूह को वनस्पति कहते हैं। जहाँ पर भी एक चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो वो एक वनस्पति समुदाय के रूप में हमारे सामने आ जाता है। किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के प्रमुख पारिस्थितिक रूप से संबंधित पौधों के समूह को उस क्षेत्र की वनस्पति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कोणधारी वनस्पति, जो पूरा जो क्षेत्र है कोणधारी वनों का, वहाँ पर ये एक डोमिनेटिंग रूप से मिलती है, तो हम उसको एक वहाँ पर समुदाय या वनस्पति समुदाय का नाम दे देते हैं। और अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखेंगे, अगर वनस्पति का वितरण देखेंगे, तो हमें इस प्रकार के बहुत सारे समुदाय जो हैं वो व्यापक रूप से फैले हुए हमें नज़र आ जाएंगे। तो वनस्पति का स्वभाव उसके आवास के अकॉर्डिंग होता है, तभी वो वहाँ पर रह पाती हैं। तो इनमें एक प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 2 आवासों में समान प्रजाति वाले पादप हो सकते हैं, परंतु उनके वनस्पति प्रारूप अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार 2 आवासों की वनस्पति एक प्रकार की हो सकती है, परंतु उनके फ्लोरा विभिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि 2 आवासीय क्षेत्र हैं, दोनों में घास और साल के वृक्ष हैं, परंतु प्रथम में घास की बहुलता है और साल के वृक्ष दूर दूर हैं, परंतु दूसरे में हम क्या देखेंगे कि ये वृक्ष जो हैं ये डोमिनेटिंग रूप में ज़्यादा हैं, घने हैं, और घास जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक क्षेत्र है, एक प्लांट कम्युनिटी है, तो उसमें एक कोई वनस्पति डोमिनेटिंग रूप से पाई जाती है, जबकि दूसरी वनस्पति जो है वो कंपैरेटिवली सेकंड स्टैंडर्ड पे पाई जाती है। तो एक तरह से ये दोनों क्षेत्रों में मिश्रित अवस्था में मिल रहे हैं, परंतु फ़र्क क्या है कि किसी एक में एक वनस्पति डोमिनेट कर रही है और दूसरे में दूसरी वनस्पति डोमिनेट कर रही है। तो ये इस प्रकार का पैटर्न हमें बहुत कॉमनली हमारे पादप समुदायों में नज़र आता है। अब अगर हम इसका लंबवत स्तरीयकरण की बात करते हैं, तो ये जो हैबिटाट होता है, इनमें विभिन्न प्रजातियों का उद्भव और विकास होता है, और प्लांट कम्युनिटी की विभिन्न प्रजातियों के जीवन रूप में पर्याप्त विविधताएं भी पाई जाती है, परंतु इन विविधताओं के साथ साथ ये प्रजातियां विकसित होती जाती हैं। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों का विकास अनुकूलन मीन्स अडप्टेशन, कि वो किसी भी चीज़ को अडप्ट कर लें, प्रतिस्पर्धा मतलब आपस में कंपटीशन, और प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जिस भी पौधे में एक अडप्टेशन होता है, वो अडप्टेशन जो होता है वो उसकी संख्या को बढ़ाता है, फिर उनमें कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में जो भी प्रजाति होती है जो अच्छी प्रकार से विकसित होती है, जो उस प्रतिस्पर्धा में स्टैंड कर सकती है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। फिर तीसरा, इसमें प्रकृति चयन का भी नियम काम करता है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से उस क्षेत्र का चयन कर लेती हैं और वहाँ पर अच्छी मात्रा में विकसित हो जाती है। तो ये जो पैटर्न है ये हमें वनस्पतियों के लंबवतीकरण जो हम जिसे कहते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है, और इसी प्रकार से वनस्पति समुदाय जो है वो विकसित होता है। इनमें सारी वनस्पतियाँ समान क्वांटिटी में नहीं पाई जाती है, इनमें एक बैलेंस होता है,
और हम ये देखते हैं कि हर थोड़ी दूर पर इसमें आपको फ़र्क नज़र आता है। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।